नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मैं आ गई हूँ आपकी आज की वर्कशीट पर एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर 9 अगस्त 2021 की कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 पर। तो आइए इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? ये लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वियोजन अभिक्रिया पर। याद होगा आपको हमने क्या बात करी थी? कई तरह की हमने डिस्कस करी थी अपनी अभिक्रियाएं। तो जिसमें एक अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया भी थी, एक संयोजन थी, एक वियोजन थी। तो संयोजन को हमने काफ़ी हद तक कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे वियोजन अभिक्रिया को। तो आइए जानते हैं क्या होती हैं वियोजन अभिक्रिया। काफ़ी हद तक तो आप वैसे भी जानते ही हैं। रिवाइज़ करिए ज़रा, सोच के देखिए कल हमने क्या जाना था वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया वो होती है जहाँ कोई चीज़ टूटती है, यानी एक पदार्थ, जो कोई एक ही पदार्थ था, सिंगल, एक अकेला, अभिक्रिया करके 2 में टूट जाएगा। एक मान लो पदार्थ नंबर 2 और पदार्थ नंबर 3 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई अभिक्रिया होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो ये वही वियोजन अभिक्रिया ही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। देखिए, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से ज़्यादा हमारे नए उत्पाद तैयार हो जाएं तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही तो हमने कल पढ़ा था। सेम वही चीज़ है, कुछ भी नया नहीं बोल रहे हैं हम। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। अब अभिक्रिया कराने के लिए उसको कुछ मात्रा में ऊर्जा देना पड़ता है। तो कई में ऊर्जा देना पड़ता है, किसी किसी में ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक पदार्थ टूट जाए, कोई एक पदार्थ है वो टूट जाए, तो उसको टूटना होता तो वो अपने आप ही टूट जाता। अगर अपने आप ही टूटने वाला होता वो तो ऐसे ही टूट के 1, 2, 3 पदार्थ बना लेता, लेकिन अपने आप नहीं टूटा। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये पदार्थ टूटे, यानी आपको कुछ उसको प्रदान करना पड़ेगा ताकि वो टूटे। तो क्या क्या प्रदान करना पड़ सकता है अभिक्रिया को कराने के लिए? आइए वो जान लेते हैं। हमें हो सकता है ऊष्मा देनी पड़े, गर्मी, हो सकता है विद्युत देना पड़े, बिजली, करंट, या प्रकाश देना पड़ सकता है। तो इन 3 की उपस्थिति में वियोजन देखा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि तीनों होंगे, कोई एक देखने को मिलेगा। हो सकता है ऊष्मा की सहायता से टूट रहा हो सकता है विद्युत बिजली की सहायता से टूट रहा हो, या हो सकता है प्रकाश की सहायता से टूट रहा हो, लेकिन कोई एक तो ज़रूर ही लगेगा। तो आइए और गहराई से जानें इनको। ऊष्मीय वियोजन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऊष्मा की सहायता से वियोजन, मतलब टूटेगा और ऊष्मा का इस्तेमाल करेगा, गर्मी। तो देखिए ऊष्मीय वियोजन, इसमें अभिकारक का विघटन, अभिकारक जो वस्तु मैंने ली, मान लो ए बी है, ए बी ने क्या बनाना है, हम मान लेते हैं ए और बी बनाना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मेरा जो अभिकारक शब्द है वो कौन है? ए बी। जिससे उत्पाद बनना है वो अभिकारक है। इसका विघटन होगा, यानी कि ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? ऊष्मा के कारण। तो हमको यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ेगी तीर के ऊपर। तीर के ऊपर मैं लगा दूँगी ऐसा निशान, ट्रायंगल जैसा। इसको हम डेल्टा बुलाते हैं, इसको हम डेल्टा बुलाते हैं। और डेल्टा दिखाता है तपन को। डेल्टा का मतलब ताप। आप ताप दे रहे हैं, तपन दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। ठीक बात? चलिए, तो ऊष्मा के कारण होता है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो हमने क्या देखा? वियोजन हुआ, ए और बी बन गया। किसके कारण हुआ? क्योंकि ऊष्मा दी थी, इस कारण हुआ। तो ऐसे वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। आइए इससे कुछ उदाहरण जान लेते हैं। देखिए होगा कैसे। एक एक्टिविटी भी करके दिखाई गई है हमको। हमने क्या लिया? ये बर्नर ले लिया। ये हमारा बर्नर है जिसमें आग जल रही है। ऊपर एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली ले ली। परख नली में हमने क्या डाला हुआ है? लेड नाइट्रेट डाला हुआ है, और इसको एक चिमटे से पकड़ा हुआ है। अब लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, ये है हमारा लेड नाइट्रेट। ठीक, PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि हमारा जो Pb है उसका संयोजकता 2 होती है। तो
इसको हटाते हैं, ठीक है। तो PbNO3 इसके अंदर पड़ा है, यानी कि आपकी परख नली के अंदर लेड नाइट्रेट है। अब देख रहे हो, ये एक यौगिक है। लेड नाइट्रेट आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक यौगिक है। अब यौगिक टूट सकता है और अपने जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है, यानी कि लेड और नाइट्रेट, NO2, NO3, ये सब वो दे सकता है। तो देखिए, हमने इसको गर्म करना शुरू करा, यानी कि ऊष्मा देनी शुरू करी। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। भूरा धुआं निकलता है। अब ये जो भूरा धुआं निकल रहा है, ये निकल रहा है NO2 की वजह से। देखें, तो हमने क्या लिया, ये हमारे PbNO3 होल ट्वाइस था, लेड नाइट्रेट था। लेड नाइट्रेट को जब गर्मी दिया गया तो क्या बन गया, एक तो हमारा यहाँ से लेड ऑक्साइड निकल गया PbO, लेड ऑक्साइड निकल गया PbO। दूसरा इसी के अंदर से एक NO2 निकल आया, NO2 निकल आया, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। साथ ही एक और पदार्थ बन के आया O2, यानी 3 चीज़ें बनी, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हम क्या देख रहे हैं, सिंगल एक ही पदार्थ, अकेला पदार्थ था लेड नाइट्रेट, उसने टूट कर 3 नए पदार्थ बना दिए। पहला लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरी ऑक्सीजन बना दी। तो हम क्या देख रहे हैं, विघटन हुआ है, टूटा है, यानी कि वियोजन प्रकार की अभिक्रिया है। अब ये वियोजन प्रकार की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति के कारण संभव हो पाई, तो वो है ऊष्मा के कारण, क्योंकि हमने अभिक्रिया के होने के लिए ऊष्मा प्रदान करी थी। तो इसीलिए ये ऊष्मीय विघटन कहलाएगा या ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। अब देखिए, वैद्युत वियोजन को भी देख लेते हैं। तो वैद्युत वियोजन हमारा, जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। देखो, यहाँ हमने कंटेनर में ले लिया हमारा जल। देखो, वैद्युत धारा प्रवाह करने पर आयनिक पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। ये हमने एक मान लो ले लिया अपना बीकर ले लिया, बीकर में कुछ पानी है। अब इस पानी में से जब करंट पास किया जाएगा, जब करंट इसमें से प्रवाहित होगा तो क्या होगा, तो जो वाटर है हमारा H2O, वो टूट कर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। तो क्या हुआ, विघटन हुआ। किसकी सहायता से हुआ, जब करंट पास किया था, जब करंट दिया अभिक्रिया को, तब हुआ, इसलिए वैद्युत वियोजन। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारा पूरा सिस्टम है, अरेंजमेंट है। इसमें हमने 2 परख नली लगा दी और यहाँ कंटेनर में हमने भरा पड़ा है पानी। इसको साथ में हमने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी ही तो करंट देगी। अब इसमें एक है बैटरी के, देखिए ये हमारी बैटरी है मान लो, ठीक है, और ये हमने 2 इस तरह से यहाँ पे लगा दी हैं इलेक्ट्रोड। तो ये नेगेटिव, ये ऋणात्मक भाग से जुड़ी हुई है, तो ये वाली इलेक्ट्रोड भी ऋणात्मक होगी। ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव भाग है हमारी बैटरी का, तो इससे जुड़ी वाली इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव होगी, ठीक। तो जो हमारी पॉजिटिव और एक हमारी नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या होता है, एक होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, एक होती है जो प्रोटॉन्स को खींचेगी, यानी कि कैटाइन्स और एनाइन्स का व्यवहार देखा जाता है। तो जो कैटाइन को खींचेगी वो हमारी कैथोड होगी। कैटाइन यानी कि धनात्मक आवेश। तो कहाँ जाएगा धनात्मक, यहाँ आएगा ना, एनोड इसके पास, किसके पास आएगा, जो खुद ऋणात्मक है, यानी हम इसको कैथोड बुला देंगे और इसको एनोड बुला देंगे, ठीक। तो आप इसमें ज़्यादा डिटेल में ना ही जाएं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक बार देखिए, फिर से बता देती हूँ। देखो होता क्या है, एनोड और कैथोड पहचानते कैसे। मान लो ये मेरी बैटरी है, ये एक बैटरी है, ठीक। बैटरी के साथ मैंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड,
ये लग गए 2 इलेक्ट्रॉड। अब आप देख पा रहे हैं जैसे ये बैटरी का ऋणात्मक सिरा है और ये धनात्मक सिरा है, तो इसी तरह से ये भी ऋणात्मक, ये भी धनात्मक हुआ क्योंकि इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखो जो ऋणात्मक है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी और जो धनात्मक है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज, जो विपरीत चार्ज, विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, अब पॉजिटिव आवेश को क्या बुलाते हैं? जहाँ पॉजिटिव आवेश होता है वो कैटाइन कहलाता है, कैटाइन कहलाता है। तो जिसने कैटाइन को खींचा वो कैथोड है, जिसने कैटाइन को खींचा वो कैथोड हुआ। इसी तरह नेगेटिव आवेश को हम क्या बुलाते हैं? एनाइन बुलाते हैं, एनाइन। तो जिसने एनाइन को खींचा वो अनोड हुआ, अनोड हुआ, हिंदी में लिखेंगे अनोड, वो अनोड हुआ। आई होप आपको समझ आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गई, क्योंकि हमने इस पर करंट सेट कर दिया था, बैटरी लगा दी थी, तो 2 इलेक्ट्रोड हो गई। एक हो गया हमारा एनोड और एक हो गया हमारा कैथोड। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, आइए देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी अनोड है, जो हमारी अनोड है, आपको वहाँ पर ऑक्सीजन, अब जल का विघटन हुआ, जल का विघटन होने से हम देखते हैं कि 2 गैस बनती है, एक तो हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको याद रखना है कि जो अनोड वाला होगा, जो अनोड वाली इलेक्ट्रोड है वहाँ पर ऑक्सीजन बनेगी। इसे अनोड इस तरह से याद कर लेना, अनोड और ऑक्सीजन, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन बनेगी और यहाँ पर दूसरे वाले पर हाइड्रोजन बनेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है बेटा, अब चलो ये भी जान लो कि ऐसा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों बना। तो हमको पता है, देखिए, तो मैं बोल रही हूँ कि ये कैथोड है, मैं बोल रही हूँ कि ये अनोड है। मैं इनको केवल अ और क लिख लेती हूँ, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। इसको चलो मान लिया अनोड, इसको मान लिया कैथोड। तो कैथोड क्या करता है? कैथोड पॉजिटिव चार्ज को खींचता है, पॉजिटिव चार्ज को खींचता है, पॉजिटिव आवेश को खींचता है। तो पॉजिटिव बन के कौन आता है? हाइड्रोजन आता है पॉजिटिव बन के। ये नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश को खींचता है, तो ऋणात्मक बन के कौन आता है? ऑक्सीजन आता है, ऋणात्मक बन के ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? ऑक्सीजन अनोड की तरफ आई ना, तो अनोड पर जमा होने लगेगी, अनोड पर इकट्ठी होने लगेगी और यहाँ आके वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके करंट में देने के बाद ऑक्सीजन गैस उत्पन्न कर लेगी। इसी तरह ये जो हमारा H+ आया है, H+ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और ऑक्सीजन का आयन, तो ये जो दोनों आयन आए हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाके यही वाली गैस बनाएंगी। अब हमने क्या देखा, जो हाइड्रोजन का आयन आया था वो कैथोड पे आया था, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे इकट्ठी होगी। ऑक्सीजन का आयन कहाँ आया? एनोड पे आया, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको फैक्ट बता दिया है कि क्या होता है और क्यों होता है। अब एक बार इसको भी जान लेते हैं। नीचे हमको इक्वेशन लिख के दी है, देखिए H2O हमारा जल, ये L जो लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब है लिक्विड, इसका मतलब है लिक्विड, तरल अवस्था। इसी तरह देखो यहाँ पर भी लिखा है PbO के बाद S ब्रैकेट में, S मतलब सॉलिड, ठोस, ये गैस। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे H2O है, लिक्विड अवस्था में विद्युत धारा दी, इसको हमने करंट पास करा, तो हमने क्या देखा? हाइड्रोजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस बन गई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बनी है? हाइड्रोजन गैस बनी है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस बनी है एनोड पर, ऑक्सीजन गैस बनी है एनोड पर। ये आपको याद रखना है बेटा, ये पूछा जाता है आपसे। तो मैंने तरीका बता दिया है कि आप किस तरह से समझेंगे, केवल रट्टा मत मारिएगा। आगे हमारे पास है प्रकाशीय वियोजन। बस नाम से ही समझ आ रहा है वियोजन है और प्रकाश की सहायता से है, तो प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश, सूर्य, सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है और बहुत बार पूछा जाता है, सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर वही चांदी वाला, सिल्वर क्लोराइड। सूर्य का प्रकाश मिलने से कैसे सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट गया। देखो पहले सॉलिड था, ठोस था, अब सिल्वर तो सॉलिड होता है, सॉलिड अवस्था में मिलता है, तो ये सॉलिड बन गया और क्लोरीन की गैस बन गई।
क्लोरीन की गैस बनती है। तो देखें, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, काला सा पड़ जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। देखो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। और जब हम इसको जब सूर्य की लाइट इस पर पड़ती है तो इसका कुछ धूसर जैसा काला सा हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में इसको ऐसे, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स होती हैं, उनको तैयार करने में इसी का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह प्रकाशीय वियोजन होता है। इसमें भी ना इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे होते हैं, उस वक्त पर हमारा जो पिक्चर हमको मिलती है, फ़ोटो मिलती है, वो ब्लैक एंड वाइट मिलती है। तो देखिए हमारे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड है इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम अभिक्रिया हो सकती है प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन अलग, सिल्वर ब्रोमीन, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्लोराइड का ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है, रंग क्यों बदल जाता है। तो क्यों बदला, रंग बदलने का कारण क्या रहा कि सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें वियोजन हो जाता है, प्रकाशीय वियोजन हो जाता है। जैसे जैसे सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग। तो सिल्वर का कलर तो आपको पता है चांदी का ग्रे जैसा कलर होता है, तो उस कलर में ये कन्वर्ट, तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, और क्लोरीन अपना गैस बन के निकल लेती है। तो सिल्वर अलग क्लोरीन अलग हो गया, टूट गए। टूटने के कारण रंग बदल जाता है पदार्थ का। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमको, आइए हम इनका अभ्यास करें। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये आप अच्छे से लिख लेंगे, हम पिछली बार और आज भी डिस्कस कर चुके हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है, 3 स्रोत हमने पढ़े हैं, वो डिस्कस करेंगे। अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है के लिए एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखें। रासायनिक अभिक्रिया यही है, रासायनिक अभिक्रिया, इनकी समीकरण लिखेंगे। यही समीकरण होते हैं जब हम उनको उनके सूत्र के रूप में लिखते हैं तो समीकरण कहलाता है। तो एक एक नहीं आप 2 लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगी। और एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला, तो तस्वीरों को विकसित करने के लिए फोटोग्राफर अन्य किस रसायन पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या ले सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड ले सकता है। अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें, आपको इसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल जाती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आप घर में डिस्कस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ पुरानी फ़ोटोज़ को देख कर के। चलिए, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा, टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कई सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको और भी इक्वेशन शेयर कर दूँगी, समीकरण मैं आपको बता दूँगी, और आपको सारे ही समीकरणों को बहुत अच्छे से याद करना है, समझना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।